पार्ट 4 लेकर आ गए जिसमें वेक्टर का कंसेप्ट के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखे होइएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी कंसेप्ट सीखने के बाद PY की VBI क्वेश्चन जितने भी है सबको आप तोड़ सकते हैं। आइए क्लास 12 के NCERT के पैटर्न पे जितने भी कंसेप्ट VBI है जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्ट मामला में इसको बना सकते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, जैसे कि मान लीजिए कि एक बिंदु आपके पास P2 है और दूसरा बिंदु मान लीजिए P1 है। पहला बिंदु P1 है, दूसरा बिंदु P2 है। पहला बिंदु का निर्देशांक x1 है, y1 है और z1 है, क्योंकि यह z अक्ष में है तो z भी होगा। x2 है, y2 है और ये आपका z2 है। ठीक है, हम जानते हैं कि मूल बिंदु वह है जिसका निर्देशांक 0,0,0 होता है, तो आपको बताना है कि इसका रिजल्ट कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मान कितना होगा। यहाँ पर P1 और P2 आपको ज्ञात करनी है, तो दोनों को जब मिलाइएगा तो आपको प्राप्त होगा O से लेकर P2 का वैल्यू आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो OP2 रिजल्ट वेक्टर परिणामी सदिश आपको कैसे प्राप्त होगा, जब OP1 को और P1 P2 को आपस में जोड़िएगा तो आपको बड़े वाले मतलब लंब प्लस आधार के जोड़िएगा तो आपको कर्ण प्राप्त होगा। हम लोग जानते हैं कि P1 P2 के जगह P1 P2 OPO प्लस में बराबर के इधर गया था आपका माइनस में। घटक जब हम लोग तोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार हम लोग को प्राप्त होता है घटक तोड़ने के बाद। P1 P2 का वेक्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि xi होता है 1 वाला का निकालना है x अक्ष, तो xi प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, या प्लस आपका जो होता है P2 का जो होता है निर्देशांक x2 i कैप प्लस में y2 j कैप प्लस में z3 z2 कैप होता है। जब P1 P2 को निकालिएगा तो i वेक्टर को जब आप बाहर निकालिएगा तो x में से घटा लीजिएगा, क्योंकि आपको अगला में से पिछला को घटाना पड़ता है। तो x1 में से x2 को घटा लीजिएगा, चाहे x2 में से x1 को घटा लीजिएगा i का, y2 में से y1 को घटा लीजिएगा और z2 में से z1 को घटा लीजिएगा और k का। तो ये आपका एक प्रकार का दो बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश का फार्मूला हो गया निकालने का। इस पर ये सारी सवाल को तोड़ सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में, जिसे हम लोग खंड सूत्र के रूप में जानते हैं। माना कि वो कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई बी वेक्टर है और कोई आपका ए वेक्टर है और इसके जस्ट लंबवत आर दूरी पर, आर वेक्टर की दूरी पर कोई बिंदु आपका आर है जिसे लंब खींचा गया है, जिसका अनुपात m अनुपात n है, जो बिंदु P से लेकर Q तक ले है। और इसका खंड सूत्र सेक्शन फार्मूला आप क्लास 10th में भी पढ़े होइएगा, बाह्य खंड, अंतर विभाजित खंड। मान लीजिए कि बिंदु मूल बिंदु आपका कौन है, O तर से 3 गो वेक्टर निकल रहा है। कितना वेक्टर निकल रहा है, 3 वेक्टर निकल रहा है। के सापेक्ष P और Q दो बिंदु है, P और Q दो बिंदु है जिनको स्थिति सदिश OQ है, जेकर स्थिति सदिश पोजीशन बताने वाला कौन है आपका OQ है। मतलब यहाँ पर सब वेक्टर जाकर मिल रहा है और साथ में OP वेक्टर जो है वो से लेकर P वेक्टर तक ले, ये सब पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं। बिंदु P एवं Q को मिलाने वाला रेखाखंड, बिंदु P और Q को मिलाने वाली ये जो रेखाखंड है तीसरे बिंदु R द्वारा ये बड़ी लाइन के दो बराबर भागों में खंड कर दिया गया है और ये एक बाह्य रूप में दर्शाया गया, जिसको m अनुपात P से लेकर R का अनुपात m है और आपका R से लेकर Q, यहाँ पर Q है, Q का अनुपात आपका n है। अगले नोट कुछ इस प्रकार है, तो जब R बिंदु PQ को अंतर विभाजित करेगा तो वही चीज़ आपको माइनस में होगा। तो याद रखिएगा खंड सूत्र को सेक्शन फार्मूला को यहाँ R वेक्टर से दर्शाया गया है। m अनुपात लीजिएगा, वेक्टर b को लीजिएगा, प्लस डालिएगा, n अनुपात लीजिएगा, वेक्टर a लीजिएगा। ठीक है, और बटा में m माइनस a लिखिएगा। ठीक है, m माइनस n नहीं, m माइनस a। उसी प्रकार जब r वेक्टर से PQ का जब बाह्य विभाजित होगा, अंतर विभाजित होगा तो प्लस होगा, बाह्य विभाजित हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यही फार्मूला है। यहाँ पर आपका बाह्य विभाजित है तो माइनस हो गया, अंतर विभाजित होगा तो प्लस होगा। इस फार्मूला को याद करके रखिएगा। चलिए कुछ और कंसेप्ट आप लोग सीख लीजिए। ये आपका डॉट प्रोडक्ट है।
अदिश गुणनफल है। वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आप डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं। ये क्रमणीय नियम का पालन कर रहा है, आगे वालों को पीछे, पीछे वालों को आगे, तो कोई बदलाव नहीं होगा। याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में अगर जो मैग्नीट्यूड सेम है, परिणाम सेम है, तो आप उसको वेक्टर के साइन हटा के ए स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसके बीच आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ये क्रमणीय नियम का पालन नहीं करता है। माइनस लगाने के बाद हो जाता है प्रति क्रमणीय नियम का पालन करता है, तो ए पीछे और बी वेक्टर आगे, तो माइनस लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मूल बिंदु है, इधर आपका एक्स एक्सिस है, ऊपर जेड एक्सिस है, और इधर आपका वाई एक्सिस। सब आदमी जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पर जे कैप और जेड एक्सिस पर के कैप। वेक्टर आई में आई से गुना करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में गुना करते हैं, तो आपका कोसाइन होता है। क्या होता है? तो कोसाइन। तो वेक्टर आई गुने वेक्टर आई, मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो साइन थीटा देगा। हम जानते हैं लाइने पर लाइन होता है ना, तो संरेखी बोलते हैं, और 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0 होता है। 0 में केकरो से गुना करिएगा तो 0, इसलिए आई वेक्टर को आई वेक्टर से गुना करिएगा तो 0 होगा। जे वेक्टर को जे वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा तो 0 होगा। के वेक्टर को के वेक्टर से गुना करिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको 0 प्राप्त होगा। ये कंसेप्ट हुआ ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हम इम्पोर्टेंट आ गए डायरेक्शन के बारे में लेकर से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो सदिशों का सदिश गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है। जैसे कि वेक्टर आपके पास ए है और ये आपके पास बी वेक्टर है, इसके बीच का कोण आपके पास थीटा है, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो सदिश गुणनफल में, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड निकालिएगा, परिणामी सदिश, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड निकालिएगा और साइन थीटा लिखिएगा और एन कैप लिखिएगा। आप इसका मतलब समझिए, यहाँ पर थीटा बताएगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, और एन कैप आपका बताएगा एक मात्रक सदिश यूनिट बताएगा। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस फार्मूला को इसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। आइए स्क्रूज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये स्क्रूज आखिर होता क्या, ये समझिएगा ना, तो आपको माइनस प्लस मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन लेने का झंझट आपका ख़त्म हो जाएगा। स्क्रू का मतलब पेच होता है। जैसे कि मान लीजिए एक प्रकार का हम पेच ले लिए, इसको ऐसे नचाना शुरू किए, ऐसे इस दिशा में कुछ करिएगा तो कुछ खुलेगा। क्या खुलेगा? जैसे कि मान लीजिए ये नट है, ठीक है, आप इसको इस दिशा में नचाइएगा ऐसे ऐसे, तो नट आपका खुलते जाएगा। खुलते मतलब कि वह बाहर निकल जाएगा, स्क्रू से क्या निकल जाएगा? बाहर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज के विपरीत दिशा में चलता है, इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। स्क्रू पेच नियम पर आधारित एन कैप, यही एन कैप के डायरेक्शन पे आपको बताएगा कि एन कैप का मान पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर जो ऐसे नाच रहा है तो आपका एंटी क्लॉकवाइज, अगर जो ऐसे नाच रहा है तो आपका क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में हुआ तो ऋणात्मक देगा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में देगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। वेक्टर ए का वेक्टर बी का एक सदिश राशि है, तो ये फार्मूला हुआ वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर बी, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के ए बी साइन थीटा एन पर कैप। आइए कुछ और कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों का शून्येतर है, शून्येतर का मतलब शून्य में एतर, जो शून्य ना हो, जो जीरो ना हो, उसको हम लोग शून्येतर कहते हैं। तब यदि ए क्रॉस बी वेक्टर यदि जीरो वेक्टर के बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे यदि और केवल यदि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर होगा या कह लीजिए संरेख होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मान यदि जीरो होगा, तो हम लोग जानते हैं ए बी वेक्टर साइन थीटा जीरो के बराबर करिएगा। साइन जीरो डिग्री के मान साइन से साइन कट गया, थीटा का मान 0 डिग्री आ गया, मतलब कि समांतर हो गया, 180 डिग्री हो सकता है। आइए इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कंसेप्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। माना कि वेक्टर ए है
और ये हमारा वेक्टर बी है। ये हमारा त्रिभुज है, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 लिखिएगा, हाफ लिखिएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। हो गया, ये फार्मूला आप याद करके रखिएगा। आइए, 4 सरल रेखा से घिरी हुई आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसको चतुर्भुज बना दिया गया। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक सदिश गुणनफल होगा, तो वेक्टर ए के मान हो जाएगा a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 कैप, ठीक है। बी वेक्टर में हो जाएगा 3 गो b1 i प्लस में b2 j कैप प्लस में b3। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है तो पहले i कैप लिखिएगा, j कैप लिखिएगा, k कैप लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद a1 a2 a3 वेक्टर a1 का मान लिखिएगा, वेक्टर b के मान लिखिएगा, b1 b2 b3 तिरछा गुना करिएगा, या नीचे फार्मूला बना के लिखा गया है समांतर चतुर्भुज का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई कैप में गुना करिएगा। तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको रो को छोड़ दीजिएगा, इसको लाइन को छोड़ दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन को। तो a2 क्रॉस b3 और b2 क्रॉस a3, a2 क्रॉस b3 माइनस b3 क्रॉस b2। और फिर उसके बाद आपको माइनस लगाना है सेकेंड वाला में, जे वाला में आपको माइनस जे कैप में माइनस लगाना है, ठीक है। आप इसको रो कॉलम को छोड़िए तो हमारे पास बच जाएगा a1 में b3 से गुना करिएगा, b1 में a3 से गुना करिएगा, या चाहे a3 चाहे b1 गुना में प्रतिक्रम विनीय चाहे क्रम विनीय सब नियम का पालन चलता है। और के कैप में प्लस लीजिएगा, प्लस लीजिएगा, माइनस लीजिएगा, प्लस लीजिएगा, ठीक है। प्लस लीजिएगा, माइनस लीजिएगा, प्लस लीजिएगा। के कैप के स्ट्रेट लाइन को छोड़ दीजिए, कॉलम और रो को छोड़ दीजिए, स्तंभ और पंक्ति को। तो हमारे पास बच जाएगा a1 b2, तो a1 क्रॉस b2 या a2 b1 चाहे b1 a2। ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बाकी अगले क्लास में हम आपको एकदम PYQ VBI क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट।